हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस 10 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स का यह वीडियो, इसमें गॉस का प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, उसको समझेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए इसको देखते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं पहले कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स के बाद आता है आपका गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, आपका गॉस प्रमेय की अगर बात किया जाए तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने ही गॉस के नियम को दिया, लेकिन उसको जानने से पहले हम वैद्युत फ्लक्स को जानेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स जो होता है, किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत, कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसके लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आइए थोड़ा ग्राफ देखते हैं। अगर ये कोई पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ के लंबवत, अगर ये पृष्ठ है तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए होगा, और इस पृष्ठ के लंबवत जो भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई इक्वल टू, अगर इसको सदिश रूप में देखा जाए तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी एस, ये हो जाएगा। और आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, ई ए होता है। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात अगर इस फिगर में हम देखें तो क्या है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में और वैद्युत बल रेखाएं इस डायरेक्शन में हैं। तो अगर आपसे पूछे कि वैद्युत फ्लक्स में कोण का क्या महत्व है, तो कोण को देखा जाए, कोण क्या बताता है? कोण हमेशा वैद्युत बल रेखाएं और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच के कोण को दर्शाता है। तो देखिए, ये अगर पृष्ठ का वैद्युत बल रेखाएं इधर गुजर रही हैं ई, और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो थीटा, इन दोनों के बीच से गुजरने वाले कोण को क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। तो और इसको क्या लिखते हैं? अगर ई डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ई डी ए कॉस थीटा, जहां डी ए का मतलब होता है अल्पांश, अर्थात छोटे से क्षेत्रफल के लिए। पहले हम छोटे से क्षेत्रफल को लेंगे, फिर इसके बाद पूरे क्षेत्रफल के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बात करें अगर कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? पृष्ठ के क्षेत्रफल और वैद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है इसको बताया जा चुका है आपको इससे पहले वीडियो में। और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसमें आपको बताया जा रहा है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक अगर बात किया जाए, इसका मात्रक क्या होता है, तो आप जानते हो, आपको बताया गया है कि अगर बात करें कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है F बाई क्यू, E इक्वल टू होता है F बाई क्यू, और E इंटू ए है, जहां इंटू ए हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का यूनिट बन जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, और इंटू ए कर दोगे तो बन जाएगा क्या हुआ, फाई। तो इसका मतलब इसका यूनिट होता है आपका वैद्युत फ्लक्स का यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और सीजीएस में इसे मैक्सवेल कहते हैं। मैक्सवेल भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा और उन्हीं के नाम पर सीजीएस पद्धति में इसको मैक्सवेल रख दिया गया। तो आप याद रखोगे हमेशा कि वैद्युत फ्लक्स का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट सीजीएस पद्धति में सेंटीग्राम सेकेंड में। वैद्युत फ्लक्स का आपको एग्जाम में बहुत ही प्रश्न देता है यूनिट से संबंधित, क्योंकि आप जानते हो कि फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। अब ई का जानते हो न्यूटन पर कूलम, ए का जानते हो मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये तो आसानी से आप जान जाते हो। उसको और भी तोड़ा जाता है,
ई को और रूपों में तोड़ाता है, इसीलिए उसका यूनिट और भी होता है, क्या होता है, वोल्ट मीटर भी होता है वैद्युत फ्लक्स का यूनिट, या जूल मीटर पर कूलाम भी होता है, वोल्ट मीटर या जूल प्रति कूलाम भी होता है। इसको ये कैसे होता है, आइए उनको भी देख लेते हैं। जैसे फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार ई और इसमें लिया जाए, ई इंटू ए है, ए को अगर तोड़े तो इसमें क्या होगा, यूनिट दूरी होगा, क्षेत्र में क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, और इसमें क्या होगा, बल बटे कूलाम। अर्थात देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, कि इसका क्या होगा, ई का होता है एफ बाई क्यू होता है, और ये क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई करिए, या अगर आयताकार है तो चौड़ाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई एक ही होता है। अर्थात अगर यहाँ पे हम एक दूरी ले ले और एक लंबाई ले ले, ये क्या है दूरी और ये है लंबाई, तो बल इंटू दूरी किसका यूनिट हो जाएगा, जूल का हो जाएगा, और ये लंबाई का हो जाएगा मीटर। तो इसका वैद्युत फ्लक्स का एक यूनिट और बन गया, इसी से बन गया जूल मीटर पर कूलाम, जो कि ये है। ऐसे ही इसको वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, अगर इसी वैद्युत फ्लक्स का यूनिट और जाने, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा इंटर के बोर्ड के एग्जाम में भी या अदर कंपटीशन में भी वैद्युत फ्लक्स के यूनिट से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी देख लेते हैं। अगर फाई है तो फाई में ई इंटू ए है, ये तो बात समझ आ रहा है। तो अगर इसको हम और देखें कि और क्या कर सकते हैं, तो इसको और कर सकते हैं एफ बाई क्यू कर सकते हैं, इंटू ए कर सकते हैं। अगर एफ बाई क्यू इंटू ए कर सकते हैं, आप जानते हो कि v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है, v बराबर को बताया गया कि v बराबर होता है w बाई क्यू होता है। अगर बात करें इसमें से, अगर हम f इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें, b चौड़ाई कर दें b बटे q, ये हो गया वर्ग, w बाई क्यू इंटू डी, w बाई क्यू इंटू क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, तो यहां से इसका बन जाएगा वोल्ट, और दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। तो वोल्ट मीटर कहिए, या तो आप कहिए जूल मीटर पर कूलाम कहिए, या तो वोल्ट मीटर कहिए। आपके सामने सारा यूनिट कहां से आया, कैसे आया, निकाल के दिखा दिया गया। तो आप कभी मत भूलिएगा कि वैद्युत फ्लक्स का यूनिट क्या क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या वोल्ट मीटर, या जूल मीटर पर कूलाम। ये तीनों याद रखोगे, तीनों ही SI यूनिट है, और CS यूनिट क्या है, मैक्सवेल है। तो यूनिट से संबंधित आप प्रश्न को जरूर ध्यान दोगे। और अगर बात किया जाए कि वैद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का अगर डायमेंशन की बात किया जाए, डायमेंशन तो आप निकाल लोगे ml क्यूब टी क्यूब, और इसको निकालना पड़ेगा, निकाल के देख लिया जाए। हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए होता है, डायमेंशन निकाल रहे हैं इसका, और ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू इंटू ए, तो बल का क्या होता है, एम एल टी के पावर माइनस 2 इंटू इसका क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। इस प्रकार पूरा ऊपर जाएगा, तो यूनिट क्या बन जाएगा इसका यूनिट बन जाएगा यम यल क्यूब और टी के पावर माइनस 3 इंटू ए पावर माइनस 1। तो अगर आपसे पूछे कि वैद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का डायमेंशन भी ml क्यूब टी के पावर माइनस 3 इंटू ए पावर माइनस 1 कहां से आया, उसको भी देख लिया गया। वैद्युत फ्लक्स का बीमा E इंटू ए इक्वल टू एफ बाई क्यू, अब एफ बल होता है ml टी के पावर माइनस 2, और इंटू एरिया का लंबाई का स्क्वायर अर्थात L का स्क्वायर होता है, और आवेश का A इंटू टी होता है बीमा, क्योंकि Q बराबर IT, वहां से उसको निकाल के यहाँ रख दिया गया। अब अगर बात किया जाए गॉस थ्योरम, क्योंकि हमारा टारगेट है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए उसको देखते हैं। तो गॉस कौन थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने आवेश तथा वैद्युत फ्लक्स के संबंध को बताया, और इसी बात के आधार पे इसको एक नियम दे दिया गया, गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय कौन थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे, वह वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच के संबंध को बताया। वैद्युत फ्लक्स और आवेश में क्या संबंध होता है उनको बताए, और यह संबंध को ही उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। तो आइए देखते हैं वो क्या संबंध है। यह संबंध यह है कि यदि कोई बंद पृष्ठ हो,
यदि कोई बंद पृष्ठ हो, इस बंद पृष्ठ में यदि कोई आवेश रखा हो, इस बंद पृष्ठ में कोई आवेश रखा होगा, तो आवेश रखा है इसका मतलब आवेश अगर स्थिर है उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आपको मैं पहले बताया हूं, अगर नहीं पता है तो फिर सुन लीजिए। अगर आवेश स्थिर है उसके द्वारा केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आवेश गति करता है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और यदि आवेश गति करते हुए अपने क्षेत्र में परिवर्तन करता है तो वैद्युत फ्लक्स के कारण विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। तो यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ में रखा होगा तो इस आवेश के कारण इस पृष्ठ के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, पृष्ठ के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो उन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ में रखा कोई आवेश हो तो उस आवेश उसका संपूर्ण आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट का अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा कोई आवेश हो, उस संपूर्ण आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट जिसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ में रखा संपूर्ण आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर बंद पृष्ठ हो तो उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि उसी बंद पृष्ठ में कई आवेश हों, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश -Q2 है, तीसरा आवेश -Q3 है, चौथा आवेश +Q4 है, तो संपूर्ण आवेश को क्या बोलेंगे, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Q1 -Q2 -Q3 +Q4, इस संपूर्ण आवेश को जोड़ दीजिए तो Q नेट आ जाएगा। इसी Q नेट को ही वैद्युत फ्लक्स कब कहेंगे कि Q नेट अपान एप्सिलॉन नॉट, इसकी अनुपात को ही क्या कहते हैं, गास का प्रमेय कहते हैं। यही वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच संबंध है। यदि यही आवेश पृष्ठ के बाहर रखा होगा तो पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यदि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर रखा होगा तो संपूर्ण आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के बराबर वैद्युत फ्लक्स होगा, अर्थात उस पृष्ठ का कुछ न कुछ वैद्युत फ्लक्स जरूर होगा। लेकिन यदि आवेश पृष्ठ के बाहर रखा हो तो आप हमेशा याद रखोगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स हमेशा और हमेशा शून्य ही होता है। यह कंपटीशन के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर आपको दो बात और ध्यान देना होगा जो इधर है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं, यदि कोई बंद पृष्ठ हो इसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं अगर जाती हैं तो आपका भाई बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स होगा। और वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तब उस समय वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। आपको याद रखना होगा, यदि वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर जाएं तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह ऋणात्मक होगा, अर्थात -σq/ε0 होगा। और यदि वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होगा, यदि बंद पृष्ठ के अंदर से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएं, अर्थात सिचुएशन कैसा होगा, अर्थात कंडीशन होगा आपका इस प्रकार होगा। कंडीशन इधर देखिए, अगर ये बंद पृष्ठ है, ये जा रही हैं इस प्रकार, ये जा रही हैं, तो इस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, प्लस होगा। तो वैद्युत फ्लक्स प्लस होगा। और इसी प्रकार आपको बताया गया है कि वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला एक तो ये हुआ गास का प्रमेय से। अगर गास के प्रमेय को छोड़ा जाए तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बताया जा चुका है कि φ = E × A cos थीटा। और अगर थीटा, आपको एक फिगर बताया गया था, फिगर इस टाइप से था, इस प्रकार था। और ये वाला पोर्शन क्योंकि आधार है क्या बनेगा, E cos थीटा बनेगा। अब देखिए, यदि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाएं इस दिशा में जाएंगी तो कोण 0 होगा, और इस दिशा में जाएंगी तो तल के लंबवत हुआ, क्षेत्रफल के लंबवत हुआ और कोण 0 हुआ तो उस समय वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब गास का प्रमेय नहीं रहेगा, सिंपल भाषा में ये छूट गया था, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और यदि यह वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार पूरा हो जाएगी, अगर यह पूरा इस पे आ जाएगा, अर्थात
क्षेत्रफल के समांतर हो जाएगा। क्षेत्रफल के समांतर होगा तो उस कंडीशन में कोण कितना हो गया, 90 डिग्री कोण हुआ 90 डिग्री। क्योंकि देखिए वैद्युत बल रेखाओं का तल ये था, लेकिन वह क्षेत्रफल के तल पे पहुंच गया, मतलब कितना कोण बढ़ा, 90 डिग्री कोण बढ़ा, तो उसमें वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। और cos 90 मान भी क्या होता है, 0। अगर अपोजिट हो गया, इस डायरेक्शन में चलने लगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये सामान्य भाषा में था और गास के प्रमेय में क्या था वो भी आपको बताया जा चुका है। अब गास के प्रमेय का उपयोग को देखेंगे हम। एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम, तो पहले एप्लीकेशन को देखने के लिए हम खोखले गोलाकार चादर पे लेंगे और उस खोखले गोलाकार चादर के अंदर पहले आवेश को रखेंगे, फिर बाहर आवेश को रखेंगे, फिर गोले के सतह पे आवेश को रखेंगे और तीनों कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा और वैद्युत विभव क्या होगा उनको भी देखेंगे। आइए उसको भी देखते हैं। तो बात किया जा रहा है कि गास के प्रमेय का उपयोग समान रूप से आवेशित कोई गोला होगा, वो समान रूप से क्या हो, एक समान रूप से आवेशित होगा। तो एक समान रूप से आवेशित पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक समान रूप से आवेशित गोलाकार पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगर मान लिया जाए इस खोखले गोले की त्रिज्या r हो, इस खोखले गोले की त्रिज्या r हो, समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, जब खोखला गोला होगा उसे गोलीय कोष बोला जाता है। जब अगर गोला खोखला होगा गोलीय कोष बोला जाता है, और खोखला गोला है उसको समान रूप से आवेशित किया गया है। कितना आवेश दिया गया है, q कूलाम का आवेश दिया गया है और इसकी गोले की त्रिज्या r है। अब यदि हम इस खोखले गोले के अंदर यहां से स्मॉल r दूरी पर बिंदु कोई a ले, कोई बिंदु a ले, कोई बिंदु अगर a लेते हैं, वहां पे अगर आपसे पूछे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र को अगर देखे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का मान पूरी तरह क्या होगा, शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, पूरी तरह शून्य होगा। चलिए उसको देखते हैं। और वैद्युत विभव क्या होगा, तो वैद्युत विभव क्या होगा अगर आपसे पूछता है, तो वैद्युत विभव का मान जो सतह पे होगा वही वैद्युत विभव का मान सतह के अंदर भी होगा। एक सेकंड तो प्यास लगे, पानी पी के फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखा जाए तो अगर बात कर रहे थे कि पहला कंडीशन क्या है कि सतह के अंदर कोई बिंदु ए हो, ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पूछे तो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र सतह पर होगा, सतह के बाहर होगा, सतह के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और अगर विभव की बात किया जाए तो पोटेंशियल की बात किया जाए, तो पोटेंशियल की बात करें तो जितना सतह पे पोटेंशियल होगा उतना ही सरफेस के अंदर सभी जगह उतना ही होता है। क्योंकि जब कोई आवेश यहां से यहां तक आता है, अंदर सतह से अंदर आता है, तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसलिए जो सतह पर विभव होगा वही अंदर सभी जगह विभव होगा। विभव का मान क्या होगा, V = W/Q। तो W = क्या होता है, W = या फिर अर्थात कर सकते हो, इसको कन्वर्ट करोगे 1/4πε0 और Q/R, कैपिटल R। सतह बिंदु A पर विभव ये होगा और बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगा। अगर यही जो है आपका बिंदु A अगर सतह पे हो जाए, B कंडीशन सतह पर हो, ये है गोला और ये पूरी तरीके से आवेशित है, तो अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, अगर वह सतह पे कोई आवेश हो तो सतह पे ही अगर कोई बिंदु भी हो तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी EB = 1/4πε0 और Q/R² और VB क्या होगा 1/4πε0 Q/R। विभव ये होगा और वैद्युत क्षेत्र ये होगा। अब
थर्ड नंबर सतह के बाहर क्या होगा उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके बाद फिर आगे जो टॉपिक रहेगा उसको भी देखा जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है फिर से देख लीजिए कि सतह पे क्या होता है। सतह पे जो त्रिज्या लिया गया वही रख दिया जाए, विभव ये होगा, और सतह के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 और वैद्युत विभव 1/4πε0 Q/r होगा। तो अगर वीडियो समझ आया हो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर दिस वीडियो।